हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। दोस्तों, हम लोग एक आज बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा ट्रिक जानने वाले हैं जो कि नंबर गेन करने में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम लोग जानेंगे आज गद्यांश को हल कैसे करेंगे, गद्यांश में पूरा नंबर कैसे लाएं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये देख लेने के बाद गद्यांश कभी गलत नहीं होगा। अगर अच्छा से इस वीडियो को देख लेने के बाद प्रयास करना, प्रैक्टिस करना, गद्यांश लगाने का ट्राई करना, देखना गलत होगा ही नहीं। 10 में से 10 आएगा, 15 में से 15 आएगा। जितने नंबर का गद्यांश रहेगा, 10 नंबर का रहेगा, 10 नंबर आएगा। बहुत थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो 10 नंबर में 1 नंबर कम हो जाएगा, 9 नंबर 8 नंबर हो सकता है। लेकिन वीडियो सही से देख लेने के बाद 10 में से 10, 15 में से 15, 5 में से 5, जितने नंबर का गद्यांश रहेगा उसमें से उतना आ सकता है। ठीक, तो आज का वीडियो बस इसी गद्यांश को लेकर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखिए, गद्यांश को हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे। गद्यांश को हल करने से पहले जो गद्यांश का क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, उसको देखना होता है। ये नहीं कि पहले ही गद्यांश को पढ़ना शुरू कर देना है, नहीं। गद्यांश को पहले नहीं पढ़ना है, पहले गद्यांश के दिए हुए प्रश्न को देखना है, समझना है, पढ़ना है। तो गद्यांश के प्रश्न को पढ़ना है, उसमें जो ऑप्शन रहेगा, जो ऑप्शन रहता है उस पर भी ध्यान लगाना है। इतना टाइम रहता है कि गद्यांश को हल किया जा सकता है। फिर देखिए, गद्यांश के दिए हुए प्रश्न को पढ़ने के बाद उसमें जो विकल्प होता है, विकल्प को भी ध्यान से देखना है, समझना है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है, ठीक। और जो विकल्प हो जाएगा उसको देखने के बाद, विकल्प को देखने के बाद अब जाकर गद्यांश जो होता है उसको पढ़ना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पहले क्या करना है कि गद्यांश के प्रश्न को पढ़ना है, देखना है, विकल्प पे भी नज़र दौड़ाना है। अब इसके बाद गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश जब पढ़ना है तो उसमें गद्यांश पढ़ते हुए फिर जो पहले प्रश्न में कोई ऑप्शन था उस पर भी मतलब ध्यान देना है कि गद्यांश में जो प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ था वो गद्यांश में कहाँ है। तो गद्यांश में जो दिखेगा उसी पे टिक लगा लेना है। उसी पे टिक लगा कर आगे उसके बाद गद्यांश पे ध्यान से पढ़कर उसके बाद प्रश्न को हल करना है। चलिए हम लोग करके देखते हैं, ठीक। इसको करने के बाद अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं, गद्यांश पे आते हैं। देखो दोस्तों, ये है गद्यांश, ठीक। तो ये गद्यांश है और हम लोग गद्यांश को सबसे पहले पढ़ेंगे नहीं, गद्यांश के सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। तो हम लोग अब प्रश्न पे आते हैं। गद्यांश का यह पहला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है। ये पढ़ लिए। साहस और खतरे ऑप्शन है, पहले घर फिर बाहर, हिम्मत और ज़िंदगी, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। ये सभी ऑप्शन है, दिमाग में थोड़ा सा फिट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो ये तो गद्यांश का पार्ट है, लेकिन इसको ऐसे भी हल किया जा सकता है बिना गद्यांश को पढ़े। तो इसको हम लोग यहीं पे हल कर लेंगे। जो हल किया जा सकता है पहले, ये ग्रामर का पोर्शन है तो इसको पहले ही हल कर लेंगे। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो उपसर्ग देखिए, उपसर्ग पहले आता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई शब्द है, उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में। तो देखिए, प्रारंभ में कोई उपसर्ग ही नहीं है, पूरा पूरा यह शब्द है। परिवहन में परि और वाहन है, तो परि उपसर्ग हो गया, लेकिन वाहन ये मूल शब्द हो गया, लेकिन प्रत्यय इसमें कोई नहीं लगा हुआ है, तो ये दोनों तो क्रॉस हो गया। अब सफलता में फल को पकड़िए, फल को यहाँ पे लिख देना है, फल, ठीक। फल हो गया। अब यहाँ पे स हो गया, तो ये क्या मैं बताया हूँ कि शुरू में जो आएगा उपसर्ग हो गया, इसका मतलब इसमें उपसर्ग है। फल यहाँ पे मूल शब्द हो गया। अब फलता, ता आ गया इसमें, मतलब ये प्रत्यय हो गया। इसका मतलब कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब वह शब्द जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से, मतलब कि दोनों इसमें है, तो वह सफलता इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो यहीं पे हल हो गया। अब इसके बाद अगला, परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। दूसरों से पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों का पीड़ा या फिर दूसरों को पीड़ा। तो चलिए इसको फिर देखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन की दर्शन बना है। संघर्षशील व्यक्ति के, रेवती राय के, विवेकानंद के या फिर असुरक्षित महिलाओं के।
ऐसे ऐसे हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए या फिर मुंबई के निवासियों के लिए? फिर नेक्स्ट अगला है कि कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य की जूझना पड़ता है, मनमानी करने वाले बालकों से, परिवहन की समस्याओं से, गृहस्थी की समस्याओं से या फिर परपीड़क और अपराधी लोगों से। फिर नेक्स्ट अगला, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण क्या था? समाज सेवा की भावना, महिलाओं की कठिनाइयाँ और सामाजिक दबाव, पारिवारिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में करा है कि रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना, खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल का या फिर महिलाओं के लिए कैब संचालन का। और लास्ट क्वेश्चन इस गद्यांश का हम लोग 2 गद्यांश देखेंगे। किस गंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है? फारसी कैब संचालन की, कामकाजी महिलाओं की, महानगरों की या फिर सड़क परिवहन की? हम लोग इसको पढ़ लिए। अब हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश के प्रश्न को पढ़ लिए, अब गद्यांश को पढ़ेंगे। अब देखिए, गद्यांश को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे है कि किसी को देखने के लिए आँख ही नहीं, दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया है तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, इस बात कर रहे हैं कि मुंबई की रेवती राय की। फिर आगे, रेवती राय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रख केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। अब यहाँ पे देखिए, ये कुछ शब्द ऐसा दिख रहा है कि जैसे लग रहा है कि पूछा गया है ऑप्शन में। ऑप्शन से हम लोग मिलाते रहेंगे, इसीलिए ऑप्शन को देखने की बात मैं किया था। फारसी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की है। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुंह बाएं बैठे अपराधी तत्वों या फिर परपीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता है। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आँख नहीं, दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चूक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था, उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना। कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन दिया। ठीक ना? तो ये था इसका। देखिए, इसका भाव तो पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा। अगर ऑप्शन भी थोड़ा सा इग्नोर हो गया होगा तो भी इसका आंसर आसानी से दिया जा सकता है। इसीलिए मैं इसको ऑप्शन देखने वाली बात किया था। ठीक, तो अब हम लोग प्रश्न को अब देखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसानी से भी हल होगा। प्रश्न कर रहा है कि कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है। अब गद्यांश को पढ़ने के बाद तो समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन नहीं था। हिम्मत और ज़िंदगी शायद हो सकता है। अगला ऑप्शन है हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मतलब रेवती राय के बारे में यही हिम्मत वाली बात की गई है इस गद्यांश में। मतलब वो हिम्मत जब कर रही हैं रेवती तो कोई भी काम आसानी से कर पा रही हैं। तो यही इसका मुख्य भाव हो जाएगा। मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, यह इस गद्यांश का मुख्य भाव है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय, ये तो हो गया था, सफलता इसका आंसर था। अगला देखते हैं, पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ क्या है। अर्थ पूछ रहा है पर पीड़ा का। तो दूसरों से पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों की पीड़ा या फिर दूसरों को पीड़ा।
तो ये गद्यांश के अनुसार इसको कर देना है। तो रेवती राय किससे प्रभावित हुई थी? तो दूसरों की पीड़ा से, इसीलिए वो मतलब कि कैब वाली प्रॉब्लम, मतलब कैब से प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया था। किसने? रेवती राय। मतलब दूसरों की पीड़ा वाली बात इसमें कर रहा था। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, गद्यांश के प्रारंभ में उद्गीत कथन किसके जीवन का दर्शन बना? संघर्षशील व्यक्ति के, रेवती राय के, विवेकानंद के, या फिर असुरक्षित महिलाओं के? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा, यह देखिए, यह जीवन किसके ऊपर बना था, मतलब यह जीवन दर्शन किसके ऊपर बना था? तो दोस्तों यह जीवन दर्शन रेवती राय के ऊपर बना था। हम लोग गद्यांश पढ़े थे, रेवती राय का नाम आया था। ठीक, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? अब ये तो और आसान हो गया। कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, या फिर मुंबई के निवासियों के लिए? कैब सेवा मूलतः किसके लिए रेवती राय ने दिया था? तो कामकाजी महिलाओं के लिए, मतलब पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है, मनमानी करने वाले बालकों से, परिवहन की समस्याओं से, गृहस्थी की समस्याओं से, या फिर परपीड़क और अपराधी लोगों से? तो क्या होगा दोस्तों? परपीड़क और अपराधी लोगों से यह गद्यांश में देखने को मिला था, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण क्या था? समाज सेवा की भावना, महिलाओं की कठिनाइयाँ, सामाजिक दबाव, या फिर पारिवारिक व्यवस्था? तो महिलाओं की कठिनाइयों को देखते हुए रेवती राय ने कैब सेवा प्रारंभ किया था। तो महिलाओं की कठिनाइयाँ, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना, खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल का, या फिर महिलाओं के लिए कैब संचालन का? रेवती राय ने एकदम नया रास्ता क्यों चुना था? महिलाओं के लिए कैब संचालन का, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा गद्यांश को देखेंगे। किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है? फारसी, मतलब कैब संचालन की, कामकाजी महिलाओं की, महानगरों की, या फिर सड़क परिवहन की? आंसर हो जाएगा इसका सड़क परिवहन की। यह भी ऑप्शन मतलब कि गद्यांश में दिखा था, इसीलिए मैं ऑप्शन को ध्यान से देखने की बात कर रहा था। तो एक गद्यांश खत्म हो गया, अब दूसरा गद्यांश को देखेंगे और बिल्कुल यही टिक उसमें भी लगाएंगे। देखिए अगला गद्यांश चालू होता है यहाँ पे। ये दूसरा गद्यांश है दोस्तों, ये ठीक, ये दूसरा गद्यांश है। तो हमको पहले क्या करना है? गद्यांश के प्रश्न को पढ़ना है। गद्यांश के प्रश्न में क्या कर रहा है कि शिक्षा का अर्थ है बच्चों को जानकारी देना, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, बच्चों को शक्तिशाली बनाना, या फिर बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रस्फुटित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, सभी बच्चे मतलब विद्यालय जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं, या फिर सभी बच्चों की शक्तियाँ सुसुप्त अवस्था में ही रहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ाना, या फिर बच्चों को पढ़ाना? और फोर्थ क्वेश्चन है, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, सभी बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, शक्तियाँ सदैव सुसुप्त अवस्था में ही रहती है, या फिर पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं? पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि हर बालक को पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है? वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है, मैं, हम, तुम, या फिर वह? और क्वेश्चन नंबर 6 है कि उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? वाक्य है कैसा? विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, या फिर संदेहवाचक? ये तो ग्रामर पोर्शन का हो गया, इसका गद्यांश कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर क्या होगा? शारीरिक मतलब ये तो ग्रामर का पोर्शन है। ठीक, देखिए जितना मतलब गद्यांश में
कुछ प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं जो कि गद्यांश से हट कर रहेगा या फिर गद्यांश का ही रहेगा लेकिन ग्रामर पोर्शन का रहेगा, व्याकरण पोर्शन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों समान है, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, दोनों पर्यायवाची हैं या फिर दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। और क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पढ़ा लिखा होने से क्या तात्पर्य है? शिक्षित होना, अशिक्षित होना, साक्षर होना और निरक्षर होना। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ लिए और ऑप्शन को भी समझ लिए। अब हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। अब हम लोग गद्यांश को पढ़ रहे हैं। गद्यांश में कह रहा है कि किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयालचंद्र जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अड़ी भड़ियो शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजे। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम जान लें कि कौन सा बालक कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक विद्यालय में आया है उसको हम पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुषुप्त शक्तियों को लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो देखिए ये सभी पॉइंट ऑप्शन में दिखा था, इसलिए हमको यहाँ पे टिक कर लेना है। चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न हल करने का नंबर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ है बच्चों को जानकारी देना, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, बच्चों को शक्तिशाली बनाना या फिर बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रस्फुटित करना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन में ये नहीं, मतलब कि गद्यांश में ये नहीं दिखा, ये भी नहीं दिखा, ये दिखा था लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रस्फुटित करना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अर्थ यही है। ठीक, लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। सभी बच्चे विद्यालय जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं या फिर सभी बच्चों की शक्तियां सुषुप्त अवस्था में ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तो इसमें देखिए बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, ये इसका मतलब लेखक के अनुसार यही इसका ऑप्शन सही हो रहा है। गद्यांश में यही दिया था, लेखक का यह विचार था। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ाना या फिर बच्चों को पढ़ाना। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ाना। यही इसका गद्यांश में दिया हुआ था। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। सभी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है। शक्तियाँ सदैव सुषुप्त अवस्था में ही रहती है या फिर पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। क्या पे पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं? इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? यही वाला इसमें दिया हुआ था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला वो गद्यांश की बात कर रहा है, गद्यांश की बात कर रहा है, हम लोग अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हर बालक को पढ़ कर पहचाने की वह क्या है? वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है मैं, हम, तुम या फिर वह।
हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने कि वह क्या है। वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है, तो हर बालक इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे वह क्या है, तो हम हो जाएगा इसका आंसर। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, वाक्य है कैसा, बताइए। विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक या फिर संदेहवाचक। प्रश्नवाचक यह है, उसकी प्रतिभा, यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, और इसको छोड़ने के बाद यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है, इस हिसाब से समझ में आ गया कि ये प्रश्नवाचक वाला वाक्य है। और यहाँ पे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे दिया हुआ रहेगा, उससे भी समझ में आ जाएगा कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है, सेंटेंस है। शरीर में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? शरीर में इक प्रत्यय लगाने पर शारीरिक बनता है। शारीरिक मतलब शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शारीरिक बनता है। यह ग्रामर का पोर्शन है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शारीरिक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना क्या है? दोनों समान है, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, दोनों पर्यायवाची है, या फिर दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेखक के अनुसार पूछ रहा है, तो दोनों में मूलभूत अंतर होता है, यह लेखक का विचार है। यहाँ पढ़ा लिखा होने से क्या तात्पर्य है? शिक्षित होना, अशिक्षित होना, साक्षर होना या फिर निरक्षर होना। पढ़ा लिखा का मतलब गद्यांश में दिया था साक्षर होना, साक्षर होना। ठीक, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा? ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।